नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसेल की धन का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाँ, नमस्कार। ये किताब वाकई बहुत खास है क्योंकि ये पैसे को लेकर हमारी पारंपरिक समझ को, मतलब जो सिर्फ नंबर्स और रिटर्न्स पर टिकी होती है, उसे चुनौती देती है। सही कहा। ये इस बात पर ज्यादा जोर देती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी भावनाएं क्या हैं। बिल्कुल, हाउसेल का मेन तर्क यही है कि आपकी वित्तीय सफलता 80% मनोविज्ञान है और शायद 20% ही फाइनेंस का ज्ञान। और मॉर्गन हाउसेल खुद भी कोई सिर्फ लेखक नहीं है। उनका वेंचर कैपिटल और फाइनेंशियल राइटिंग में अच्छा खासा अनुभव है। हाँ, और उनकी लिखने की शैली भी, वो कहानियों के जरिए बहुत गहरी बातें आसानी से समझा देते हैं, कोई भारी भरकम जार्गन नहीं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो सबसे जरूरी सबक हैं, धन, लालच, खुशी को लेकर, उन्हें टटोलें, खासकर वो व्यवहार वाले पहलू जो अक्सर हमारे बड़े फैसलों के पीछे होते हैं पर हम ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं उनके पहले और शायद सबसे अनोखे विचार से, कोई भी पागल नहीं है। हाँ, ये टाइटल थोड़ा चौंकाता है, कोई पागल नहीं है। इसका क्या मतलब है पैसे के संदर्भ में? इसका मतलब ये है कि हम सब जो भी पैसे से जुड़े फैसले लेते हैं, वो हमारे अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेते हैं। और क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है, तो उनके फैसले भी अलग होते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बड़े आर्थिक संकट, मान लीजिए 2008 की मंदी के दौरान बड़ा हुआ है, या उसने अपने परिवार को संघर्ष करते देखा है। हाँ, तो वो शायद पैसे को लेकर, खासकर निवेश को लेकर, बहुत ज्यादा सतर्क रहेगा। शायद वो स्टॉक मार्केट से डरेगा भी। जबकि कोई और जिसने शायद हमेशा तेजी का दौर देखा हो, वो बहुत आशावादी होगा। बिल्कुल, वो शायद ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होगा। अब बाहर से देखने पर शायद एक का व्यवहार दूसरे को पागलपन लगे। कोई कहेगा ये इतना डरपोक क्यों है, दूसरा कहेगा वो इतना लापरवाह क्यों है। लेकिन हाउसेल कहते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, अपने अनुभवों के चश्मे से। एग्जैक्टली। कोई पागल नहीं है, बस सबके अनुभव और उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। ये बात बिजनेस में टीम बनाते वक्त या पार्टनरशिप करते वक्त समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सामने वाले की क्यों को समझना, ये बहुत गहरी बात है। और इसी से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट, भाग्य और जोखिम का, लक एंड रिस्क। हाँ, ये भी एक ऐसा एरिया है जिस पर ज्यादातर फाइनेंस एक्सपर्ट्स शायद उतनी बात नहीं करते। सही कहा। हाउसेल जोर दे के कहते हैं कि हमारी सफलता या असफलता में भाग्य और जोखिम का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे फैक्टर्स जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आप कितनी भी अच्छी रिसर्च करने, कितना भी बढ़िया प्लान बना लें, हाँ, हो सकता है कोई बाहरी घटना, जैसे कोई महामारी आ जाए या कोई रेगुलेशन बदल जाए और आपका सारा प्लान धरा का धरा रह जाए। ये जोखिम है। और दूसरी तरफ कभी-कभी बिल्कुल तुक्के में भी लोग बहुत सफल हो जाते हैं। बिल्कुल, इसे भाग्य कह लीजिए। तो हाउसेल कहते हैं कि जब हम सफलता और असफलता को देखते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इसमें सिर्फ हमारा कौशल या हमारी गलती ही नहीं है। इससे एक तरह की विनम्रता आती है ना। हाँ, अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा गुमान न करना और अपनी असफलता पर जरूरत से ज्यादा निराश न होना। बिल्कुल सही। ये मानना कि हाँ, मैंने मेहनत की, लेकिन शायद थोड़ी किस्मत भी मेरे साथ थी, या मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी थी पर बाहरी माहौल ने साथ नहीं दिया। ये सोच हमें ज्यादा संतुलित बनाती है। बिजनेस चलाने वालों के लिए बहुत जरूरी सबक है। कभी-कभी मार्केट कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, और इसे स्वीकार करना जरूरी है। इसी विनम्रता से जुड़ा है उनका अगला विचार, जो मुझे लगता है आज के दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। हाँ, ये तो जैसे एक अंतहीन दौड़ है, और ज्यादा पैसा और बड़ा घर और महंगी गाड़ी। और हाउसेल इसे जोड़ते हैं सामाजिक तुलना से। मतलब हम अपनी जरूरतें अपनी इच्छाओं से तय नहीं करते, बल्कि ये देखकर तय करते हैं कि हमारे आसपास वाले क्या कर रहे हैं। हाँ, वो कीपिंग अप विद द जोन्स वाली बात, अगर पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली तो मुझे भी लेनी है, चाहे मेरी जरूरत हो या ना हो, या मेरा बजट इजाजत देता हो या ना हो। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सफल दिखेगा। ये तुलना सिर्फ असंतोष पैदा करती है। और फिर लोग शायद इस दौड़ में बने रहने के लिए बेवजह के जोखिम उठाते हैं, ज्यादा लोन ले लेना या बहुत रिस्की निवेश कर देना। बिल्कुल। हाउसेल का कहना है कि सबसे जरूरी ये जानना है कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। अपना गोल पोस्ट खुद तय करना, ना कि दूसरों को देखकर। ये समझना कि कब रुकना है। ये बिजनेस में भी लागू होता है।
सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना, हर कीमत पर स्केल करना, ये हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी एक सस्टेनेबल लेवल पर रुकना ज्यादा समझदारी है। सही कहा। और स्थिरता की बात आई है तो हौसल का एक और पसंदीदा विषय है चक्रवृद्धि की शक्ति, कंपाउंडिंग। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था शायद। बिल्कुल। हौसल इस पर बहुत जोर देते हैं कि कैसे समय के साथ छोटे और लगातार निवेश अविश्वसनीय रूप से बढ़ सकते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें मुख्य चीज है धैर्य और समय देना। हाँ, धैर्य और निरंतरता, लंबे समय तक टिके रहना। ये शायद सुनने में उतना रोमांचक ना लगे जितना अगला बड़ा स्टॉक ढूंढना, लेकिन असली दौलत बनाने का ये ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। आजकल की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, वहां लंबे समय तक धैर्य रखना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। टिके रहना और कंपाउंडिंग का फायदा उठाना रहा। उनकी ज्यादातर दौलत उनके जीवन के उत्तरार्ध में बनी। ये बात ध्यान रखने लायक है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर हाउसल बताते हैं, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जो गुण चाहिए, जैसे जोखिम लेना, आशावादी होना, बड़ा सोचना, वो अमीर बने रहने के लिए जरूरी गुणों से बिल्कुल अलग, बल्कि कभी-कभी उल्टे होते हैं। अच्छा। जैसे अमीर बने रहने के लिए आपको चाहिए थोड़ी मितव्ययिता, मतलब फिजूल खर्ची से बचना, थोड़ा डर, ये सोचना कि जो कमाया है वो जा भी सकता है, और जोखिम से बचना, खासकर ऐसे जोखिम जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो मतलब जो मानसिकता आपको अमीर बनाती है, वही आपको गरीब भी बना सकती है, अगर आप उसे बदलते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाउसिल कहते हैं कि इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन उसे संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो वही हाई रिस्क वाला रवैया अपनाते रहे। पैसा कमाना एक बात है, उसे टिकाए रखना बिल्कुल दूसरी। ये बिजनेस में भी दिखता है। कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती है, लेकिन फिर मैनेजमेंट उसे संभाल नहीं पाता और वो डूब जाती है। स्टेबिलिटी के लिए अलग स्किल्स चाहिए। बिल्कुल, सर्वाइवल। अमीर बने रहने का मतलब है सरवाइव करना, और सरवाइव करने के लिए आपको गलतियों से बचना होता है, खासकर बड़ी गलतियों से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो फिर पैसा कमाने का या अमीर होने का असली फायदा क्या है? अगर सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है तो क्या है? हाउसिल के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा, सबसे मूल्यवान फायदा है स्वतंत्रता और नियंत्रण, फ्रीडम एंड कंट्रोल। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, अपने समय पर, अपने जीवन पर नियंत्रण। ये आज़ादी कि आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ करना है, कब तक करना है, बिना किसी मजबूरी के। ये किसी महंगी गाड़ी या बड़ी भनक से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। बिल्कुल। हाउसो कहते हैं कि अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता, यही असली दौलत है। पैसा आपको ये विकल्प देता है। ये आपको नौकरी छोड़ने का, अपना बिजनेस शुरू करने का, या बस कुछ समय काम से ब्रेक लेने का विकल्प देता है। ये बात सचमुच सोचने पर मजबूर करती है कि हम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। क्या सिर्फ उपभोग के लिए या इस आज़ादी के लिए? और इस आज़ादी और नियंत्रण को पाने का एक सीधा, सरल रास्ता है, जिस पर हाउसल बहुत जोर देते हैं। बचत, सेविंग। बचत मतलब बस पैसा बचाना। ये तो काफी बेसिक लगता है। हाँ, सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन हाउसल तर्क देते हैं कि आपकी बचत दर, सेविंग रेट, यानी आप अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाते हैं, ये आपकी आय या आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। अच्छा, रिटर्न से भी ज्यादा? ये कैसे? क्योंकि बचत पर आपका पूरा नियंत्रण है। आपकी आय कितनी बढ़ेगी या बाजार कितना रिटर्न देगा, इस पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। ये तो सही है। और बचत का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। हाउसियल इसे कहते हैं अपने अहंकार को अपनी आय से कम रखना, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना। और ये बचत आपको एक तरह का सुरक्षा कवच देती है ना? बिल्कुल। ये आपको लचीलापन देती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, नौकरी जा सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, बाजार गिर सकता है। अगर आपके पास बचत है तो आप इन झटकों को झेल सकते हैं बिना अपने लंबे समय के लक्ष्यों से भटके। ये आपको विकल्प देती है, जैसा आपने पहले कहा। शायद कोई अच्छा अवसर आए तो बचत आपको उसका फायदा उठाने की क्षमता देती है। एग्जैक्टली। बचत ही वो गैप है आपकी आय और आपके खर्चों के बीच, जो आपको सांस लेने की जगह देता है,
आपको नियंत्रण देता है। ये बचत दर वाली बात पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, किताब का एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है प्रगति की कीमत, द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। ये क्या है? हाँ, ये निवेश से जुड़ा है। हाउसेल कहते हैं कि जब हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, खासकर स्टॉक मार्केट में, तो हमें अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद होती है। लेकिन ये रिटर्न्स मुफ्त में नहीं मिलते। मतलब ये कि बाजार में उतार चढ़ाव होगा, गिरावट आएगी, अनिश्चितता रहेगी, ये सब नकारात्मक चीजें लगती हैं। लेकिन हाउसेल कहते हैं कि ये नकारात्मक नहीं है, ये उस लंबे समय के रिटर्न को पाने की कीमत है, एक तरह की फीस है जो आपको चुकानी पड़ती है। तो ये कोई जुर्माना नहीं है, बल्कि एक जरूरी शुल्क है। बिल्कुल, जैसे आप किसी अच्छी चीज के लिए कीमत चुकाते हैं, वैसे ही बाजार के लंबे समय के फायदे के लिए आपको ये अस्थिरता और गिरावट की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं, तो आपको वो फायदा भी नहीं मिलेगा। ये नजरिया तो काफी मददगार है। जब बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर इसे एक सामान्य प्रक्रिया, एक कीमत की तरह देखें, तो शायद घबराहट कम होगी। आप समझेंगे कि हाँ, ये तो होता ही है, ये इस खेल का हिस्सा है, और आप शायद पैनिक में आकर बेचने की गलती नहीं करेंगे। आप उस फीस को चुकाकर टिके रहेंगे। ये मानसिकता बदलना जरूरी है। अस्थिरता को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक टोल टैक्स की तरह देखना, जो मंजिल तक पहुंचने के लिए देना पड़ता है। बिल्कुल, और ये सारे पॉइंट्स मिलकर हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, तो क्या मुख्य संदेश निकलता है इस किताब से? मुख्य संदेश यही है कि पैसा और फाइनेंस सिर्फ लॉजिक, नंबर्स और स्प्रेडशीट का खेल नहीं है। ये बहुत ज्यादा मानवीय है। इसमें हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारे सपने, हमारा अहंकार, हमारा धैर्य, ये सब शामिल है। तो वित्तीय सफलता असल में खुद को समझने, अपने व्यवहार को कंट्रोल करने और एक सही नजरिया अपनाने के बारे में ज्यादा है, बजाय इसके कि हम सबसे जटिल निवेश रणनीति ढूंढें। बिल्कुल, ये भावनात्मक अनुशासन और यथार्थवादी उम्मीदों की बात है। ये समझना कि भाग्य का भी रोल है, कि हमेशा पर्याप्त नहीं, कि दौड़ में नहीं भागना है, कि धैर्य रखना जरूरी है, और उतार चढ़ाव कीमत है, जुर्माना नहीं। ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मुझे लगता है ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक युवा पेशेवर हो, कोई बिजनेस चला रहा हो या रिटायरमेंट के करीब हो। क्योंकि ये पैसे के मानवीय पहलू पर बात करती है, जो हम सबके लिए प्रासंगिक है। हाँ, ये सिर्फ निवेश के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को लेकर एक स्वस्थ मानसिकता बनाने के बारे में है। बिल्कुल। तो चलिए, श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़ते हैं इस चर्चा से। हाँ बिल्कुल, एक सवाल जो हर कोई खुद से पूछ सकता है, क्या मेरे अतीत के अनुभव, चाहे वो आर्थिक सफलता के रहे हों या संघर्ष के, आज अनजाने में मेरे पैसे से जुड़े फैसलों को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं? क्या मैं उन अनुभवों के आधार पर कोई ऐसा पैटर्न अपना रहा हूं जो शायद आज मेरे लिए सही न हो? और दूसरा सवाल शायद ये हो सकता है कि मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर पर्याप्त धन का क्या मतलब है? वो कौन सा स्तर है जहां मैं सामाजिक तुलना छोड़कर संतुष्ट महसूस कर सकता हूं और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकता हूं? हाँ, इन सवालों के जवाब ढूंढना शायद आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, अपने अंदर झांकने के बारे में है। बिल्कुल, मॉर्गन हाउसेल की धन का मनोविज्ञान हमें यही सिखाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। निश्चित रूप से।